हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि ऑक्सीजन के बिना ज़िंदगी का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। उसी तरह से सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर के बिना सॉल्यूशन हमेशा अधूरा रहेगा, उसका भी एग्जिस्टेंस उस तरह से नहीं हो सकता है। तो वही वेपर प्रेशर हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो उसके लिए इस तरह से सोचते हैं, एक क्लोज्ड वेसल लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट? क्लोज्ड वेसल। इसमें कोई भी लिक्विड, तो जनरली हम लोग वाटर लेते हैं। अब ये वाटर, नो डाउट, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स रहेगा तो ये दो तरह का मॉलिक्यूल्स, दो टाइप का इसका अरेंजमेंट रहता है। एक अपर लेयर और एक जस्ट बल्क में, जस्ट बीच में है, ठीक है ना। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो बल्क में है, इसमें यदि एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है, या ऐसा कह सकते हैं, नेट फोर्स नहीं, ऐसा कह सकते हैं चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। देख लीजिए, जिससे इसका मूवमेंट कम है। लेकिन ये जो अपर लेयर है, ये क्या हुआ, जो बल्क में है मॉलिक्यूल्स, अपर लेयर जो है उसमें देखिए इधर से फोर्स तो लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, लेकिन अपवर्ड फोर्स नहीं लग रहा है, जिसके कारण इसके रिस्पेक्ट में इसका मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो अपर लेयर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम कह सकते हैं जो एक खास टेम्परेचर पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये काइनेटिक एनर्जी, ये जो अपर लेयर का है वो ज़्यादा होने के कारण इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको ब्रेक करके इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इवेपोरेशन करिए, इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो गया, कुछ टाइम के बाद इसमें क्या फिनोमेना होगा, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गया, फिर इससे टकराएगा वॉल से, फिर रिटर्न किस पर आएगा, ये लिक्विड लेयर पर स्ट्राइक करेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वेपर से किसके फॉर्म में गया, लिक्विड के से किसके फॉर्म में गया, वेपर के फॉर्म में, फिर वेपर से ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड के फॉर्म में। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। तो मेरे कहने का मतलब, यहाँ पर इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेशन, फिर ये टकरा करके ये लिक्विड लेयर पर टकराएगा, जिसके कारण कंडेंसेशन होगा। तो ये सिलसिला चलते रहेगा। मतलब कि ऐसा हो जाएगा एक समय, जो सर ये जो है इवेपोरेशन, तो ये कंडेंसेशन, यहाँ पर भी कंडेंसेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी कंडेंसेशन। वैसे ही हम लोग रफली फिगर इस तरह से बना रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जो एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कंडेंसेशन यहाँ पर लिक्विड का, और एक क्या हो रहा है उसका, कंडेंसेशन, एक का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। उस समय जितना प्रेशर एक्सर्ट करे, इस पर जो भी वेपर रहेगा उसके द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट हो, दैट प्रेशर इज नोन एज, क्या कहेंगे उसको, वेपर प्रेशर। उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो नो डाउट ये रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो उस समय जो ये लिक्विड लेयर का जस्ट जो ऊपर है, ऑन द लिक्विड लेयर, उस समय जो इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा इस लिक्विड लेयर का, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। चलिए इसको लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर exerted by vapors
vapors of liquid on its liquid layer at equilibrium is called vapor pressure of that liquid। जिस लिक्विड का चर्चा कर रहे हैं ना, तो वही उसका क्या कहलाएगा, बोलिए, वेपर प्रेशर। इस पर जितना एट इक्विलिब्रियम में इस पर जितना प्रेशर लग रहा है, नो डाउट वेपर प्रेशर है, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही वेपर प्रेशर का यूनिट होगा। इतना आप समझ ही रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा एक एक क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये समझा जाए जो एट इक्विलिब्रियम में क्या क्या हुआ। तो देखिए, एट इक्विलिब्रियम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of कंडेंसेशन। मतलब दोनों का रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर और क्या क्या हो सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और कह रहे हैं, जो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछता है, और सारे चैप्टर के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे पूछता है। जो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, क्या होगा, ये प्रोफेशनल एग्जाम सब में आ चुका है। अब स्टार्ट पॉइंट देकर के फिर और देखें, एट इक्विलिब्रियम में प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन do not stop at any time। ऐसा कह सकते हैं बाबू, यहां पर किसी भी टाइम में रेट ऑफ इवेपोरेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन तो रुकने वाला नहीं है। ये हमेशा मतलब इवेपोरेशन कंडेंसेशन होते रहता है। एक बात और बोल रहे हैं, थोड़ा सा ये जो लिक्विड का मास है, ठीक है ना, तो थोड़ा अमाउंट में ये आपको वेपर के फॉर्म में हो जाता है, फिर लिक्विड लेयर कंसिस्टेंस हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है और होते रहता है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ऐसा कह सकते हैं, जो इस तरह से तो हुआ सर, इसका मतलब ये इट इज़ डायनामिक इन नेचर है। क्या है, कभी भी नहीं रुकने वाला है, इट इज़ डायनामिक इन नेचर है। ये जो लिक्विड से वेपर जा रहा है, नहीं, कौन, लिक्विड से जो वेपर जा रहा है वो ऑलवेज क्या है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। तो चलिए आगे थोड़ा और प्रोसीड करते हैं। सर ये सारा कुछ तो आप बताए, और इसमें क्या क्या हो सकता है, फिर आगे थोड़ा ये समझें। जो सर ये सारा कुछ तो बताए, क्या वेपर प्रेशर मास ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम में ये क्वेश्चन से इंटरेस्ट लिया गया है, इंटरेस्टेड था। अब यहाँ पर सबसे पहले ये मास पर डिपेंड करेगा कि नहीं, तो देखिए जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है उस रेट से कंडेंसेशन हो जा रहा है, दैट मीन्स मास विल बी कंजर्व। मास क्या है, कंजर्व। तो आप बिल्कुल ही ऐसा समझें, जो सर ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिख लें वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ लिक्विड, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसका और बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा बोतल है, ध्यान दीजिए, एक ऐसा बोतल है,
अब इसमें 1 लीटर वाटर रखा है, 1 लीटर क्या रखा गया है बोलिए, वाटर। अब एक ऐसा बोतल है, देखिए एक ऐसा बोतल है, मतलब कि कोनिक है, बोतल नहीं, इस तरह का है एक वेसल, उसमें भी आपको 2 लीटर या 2 लीटर वाटर है। अब कह सकते हैं, जरा समझिए सर, इसमें अलग अमाउंट है वाटर का, इसमें अलग अमाउंट है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रिलेटेड किससे होता है, वेपर प्रेशर से, ठीक है ना। वेपर प्रेशर से ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड होता है। अभी ऐसा समझ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे। अभी ऐसा ही समझिए, जो बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड किससे होता है, वेपर प्रेशर से। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर मास तो आप चेंज कर दिए, नहीं, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, जो सर यहाँ पर मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपको 2 रीजन बताए जो मास पर क्यों नहीं डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। जो भी अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करिए। फिर दूसरी चीज़, जैसे कि इस बोतल में जो भी है, इस वेसल में जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है, देखिए आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसका अलग सरफेस एरिया है, इसका अलग सरफेस एरिया है। नो डाउट ये अलग अलग सरफेस एरिया रहते हुए भी वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, नहीं, कहीं पर भी इसको रख दें तो रिलेटेड वेपर प्रेशर है। इसका मतलब आप बिल्कुल कह सकते हैं, जो सर इसका मतलब हम लोग ये कहें, जो इसके सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है वेपर प्रेशर। आप सरफेस एरिया बढ़ाएं, इसका सरफेस एरिया इसका बढ़ाएं, ये मान लीजिए कम है सरफेस एरिया, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जिस तरह से फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से वेपर प्रेशर पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस फेनोमेना, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस फेनोमेना में नहीं है, तो देखिए, तो सरफेस फेनोमेना यदि नहीं है तो शेप एंड साइज भी अलग अलग है, नहीं, शेप एंड साइज भी अलग अलग है। तो ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए इसका अलग शेप है, साइज है, तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स शेप एंड साइज ऑफ वेसल, ये भी लिख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ वेसल, लिख सकते हैं ना, वेसल। तो क्या हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इस कंसेप्ट में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को कोशिश करेंगे सारा क्वेश्चन का जवाब देंगे खूब अच्छा से। अब इस तरह से इतना जानने के बाद वेपर प्रेशर में और क्या क्या चीज़ है, तो देखिए वेपर प्रेशर में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ना राउल्स लॉ में दिक्कत होगा, ना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दिक्कत होगा, ना वान टॉप फैक्टर में दिक्कत होगा। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर, ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2O लिक्विड, ये H2O वेपर के फॉर्म में ऐसा दिया गया है, मतलब लिक्विड इक्विलिब्रियम किस में दिया गया है बोलिए, वेपर में। अब आपसे कहेगा Kp इसका फाइंड करिए, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है जो वेपर के फॉर्म में रहता है उसी का पार्शियल प्रेशर लेते हैं। लिक्विड प्योर सॉलिड से कोई मतलब नहीं रहता है, जो अलग से हम क्लास लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड, H2O वेपर का है, नहीं, ये जो है यूनिटी मान लेते हैं हम लोग, लिक्विड या सॉलिड रहता है उसको यूनिटी मान लेते हैं। इसका मतलब एक बहुत ही अच्छा चीज़ सीख लिए,
ध्यान दीजिए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O नहीं, एबव लिक्विड लेयर रहेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या, वेपर प्रेशर ऑफ H2O नहीं, इसी को क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, इसी को एक्वस टेंशन कहा जाता है। तो आप बिल्कुल इस तरह से समझने के बाद हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वेपर प्रेशर, इसको जनरलाइज करें, जो वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, Kp, मतलब एक तरह से क्या कहें, जो वेपर प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेपर प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जो वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इस तरह से आप आज से समझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आराम से बता सकते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ें, तो ये सर तो सारा कुछ आप बताए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये सब सारा कुछ समझ में आ गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेनली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। किस पर, टेम्परेचर पर। लेकिन वेपर प्रेशर में एक फेनोमेना आया, देखिए काइनेटिक एनर्जी उतना ही उसका मूवमेंट ज़्यादा होता नहीं, मूवमेंट यदि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो एक ये भी फोर्स इसको रोक रहा है इवेपोरेशन होने में मॉलिक्यूल को। तो कभी भी नेचर ऑफ लिक्विड क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर फैक्टर इफेक्टिंग। एक तो आपको सीधा साधा दिख रहा है, जो सर टेम्परेचर पर तो डिपेंड करेगा ही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक नेचर ऑफ लिक्विड जो ये कह रहा है, जो हम जा रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, जाने नहीं देंगे। तो इस तरह से यदि हम देखें यहां पर फैक्टर इफेक्टिंग, क्या देखेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग, लिख लें, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ लिक्विड। क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ लिक्विड। सेकेंड फैक्टर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ लिक्विड में यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या हो रहा है, वो जो आपस में इंटरेक्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किस तरह का है। नेचर ऑफ लिक्विड कभी भी वही बताता है। तो यहां पर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, जैसा नेचर ऑफ लिक्विड है, तो नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह से है। तो आप बताइए, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन कम होगा कि नहीं, उतना ही वेपर कम बनेगा। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जो सर इंटरमॉलिक्यूलर, लिख लें इंटरमॉलिक्यूलर, या ऐसा कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर देखें एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के रूप में ऐसा कह सकते हैं, जो सर एग्जांपल में ले लेते हैं, जो वाटर और इथाइल अल्कोहल। तो आपको पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, नहीं, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। पता ही होगा आप लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्ड में पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होने के कारण इसमें कम होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर इसका क्या होगा सर, कम होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं मेरा बात। तो इसका अलग से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये सब नहीं क्लियर होगा कंसेप्ट, तो आप ज़रूर हमको कमेंट में करें। सारा कुछ का सिस्टमेटिक हम क्लास लेते रहेंगे, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी हम क्लास लेंगे, ठीक है ना। पहले ये सॉल्यूशन सिस्टमेटिक ढंग से, फिर और नया नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इतना जानने के बाद ये तो समझ में आ गया
टेम्परेचर, तो देखिए टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर में आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। टेम्परेचर जो है इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, देयरफॉर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इस पर बहुत अच्छा से मेहनत क्लाउसियस क्लैपिरॉन, तो जिसको हम क्लाउसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन कहते हैं, उससे अच्छा से मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक ही इक्वेशन से सारा कुछ जवाब मिल जाएगा। क्लाउसियस, इसके लिए एक्सप्लेन कौन किया, क्लाउसियस क्लैपिरॉन, क्लैपिरॉन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, जिसमें उन्होंने बताए इस इक्वेशन के तहत जो कहीं पर भी, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी सॉलिड इक्विलिब्रियम लिक्विड है, लिक्विड इक्विलिब्रियम वेपर है, सॉलिड इक्विलिब्रियम गैस है, ठीक है ना, इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए मेनली ये बताए एक इक्वेशन जो बहुत ही यूजफुल है, वो इक्वेशन इस तरह से लिखे आपको मेनली शुरू में, तो इसका एक बात यहाँ पर बता दे रहे हैं। वैसे इसका 3 मेथड से प्रूव होता है, तो वैसे एक शॉर्ट मेथड हम बता देते हैं, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना पड़ेगा तो फिर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो सर थर्मोडायनेमिक्स में ये नहीं आ रहा है, मतलब कि dg = vdp - sdt से भी प्रूव हो जाता है। तो हम एक शॉर्ट मेथड से आपको प्रूव कर दे रहे हैं क्लाउसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। पहले प्रूव कर देते हैं और उसके बाद अप्लीकेबल तो समझ में आ गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें ऐसे लिखेंगे, वेपर प्रेशर यहां पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा e के पावर ΔH/RT। शुरू में इस तरह से सोचा गया, ठीक है ना। आप याद करिए आर्हेनियस इक्वेशन भी इसी तरह से लगभग सिमिलर होता है, यहां पर ये होता है। अब दोनों तरफ लॉन लगा दीजिए, लॉन P लॉन A, ये क्या हो जाएगा ΔH/RT। अब ये ΔH है क्या, तो मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब इसमें टेम्परेचर यदि चेंज करेंगे, T = T1 मानेंगे, तो वहां पर वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा बताइए, वहां पर वेपर प्रेशर यहां पर P1 मान लेते हैं। T = T2 में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P2 मान लेंगे। ऐसा क्यों माने, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे ln P1 ln A माइनस ΔH मोलर नहीं वेपराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, तो सर RT1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, मान लिए ना। फिर आप ऐसे सोचे, सिमिलरली ln P2 = क्या हो जाएगा बताइए, तो ln P2 = A तो चेंज होने वाला नहीं है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पर ΔH वेपर, ये 1 मोल के लिए ही है। RT2 टेम्परेचर पर, T2 टेम्परेचर पर, तो ये T2 टेम्परेचर से वेपर प्रेशर इसका क्या हो रहा है P2, तो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ऐसा कह सकते हैं, तो ln P2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा ΔH वेपर m/R 1/T1 माइनस 1/T2 ऐसा कह सकते हैं। अब क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां पर ln P2/P1 ΔH वेपर m/R 1/T1 माइनस 1/T2, इसी को क्या कहते हैं क्लाउसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। वैसे 3 मेथड्स है, तो हम थोड़ा बचना चाहे हैं, ऐसा ना हो इसको बताने के चक्कर में हमको दूसरा चैप्टर पढ़ाना पड़े, तो इसीलिए हम आपको शॉर्टकट मेथड से बता दिए। अब इसमें बताइए ये क्या है, लिख लीजिए जो भी स्टूडेंट को लिखना है।
मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, 1 मोल लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। आर जान ही रहे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, P1 T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है, T2 P2 नहीं, T2 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर P2 है। सारा का सिग्निफिकेंस जान गए आप लोग। अब जरा देखिए ये इक्वेशन से क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो ये इक्वेशन से सबसे पहले इस तरह से सीख सकते हैं। देखिए तो ये इक्वेशन आपको क्या क्या बता के चला जाएगा। सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर डेल्टा H वेपर M पॉजिटिव लेते हैं, मतलब कि कभी भी लिक्विड से वेपर में जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, तो ऑलवेज क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर राइज होगा उससे जनरली, T2 ग्रेटर देन क्या होगा, T1। अब यहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो टेम्परेचर बढ़ाने से इन एंडोथर्मिक रिएक्शन में वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। नहीं, यहाँ पर T2 मान लीजिए ज़्यादा है T1 से, तो T2 ज़्यादा है तो ये 1/T2 क्या होगा, कम होगा। और 1/T1 क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा माइनस कम क्या हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ln P2/P1 ग्रेटर देन ln 1, ऐसा कह सकते हैं। इसको मिटा दें। अब यहां पर क्या हो जाएगा, P2 ग्रेटर देन P1। अब इसको थोड़ा लैंग्वेज में समझिए। जो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन में वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, बढ़ेगा। वेपर प्रेशर ऑलवेज बढ़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीख लिए, ठीक है ना। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में, ना ही बोर्ड के एग्जाम में। तो बेवजह से आप लोगों को बनाए क्वेश्चन, तो वो भी सही बात नहीं है। वैसे इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इस टॉपिक में कभी भी प्रोफेशनल हो या बोर्ड का एग्जाम हो, कभी भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। जितना भी स्टार पॉइंट देकर के बताए हैं वो सारा का सारा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज और बता दे रहे हैं, जैसे कि अभी अभी देखे हैं K = जरा देखिए, ये बताए हैं अभी अभी क्लॉसियस क्लैपिरॉन में ये इक्वेशन बताए हैं ना, K = A e⁻∆H RT। हो सकता है ये तो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वर्सेस ये टेम्परेचर है बाबू, तो हो सकता है दोनों के बीच में ग्राफ पूछते। तो देखिए शुरू में हम फिजिकल केमिस्ट्री में सारा मैथमेटिकल जो भी है ग्राफ सारा क्लास लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, नहीं इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, e के पावर है। नहीं, तो इसका जो ग्राफ बताते हैं इस तरह से, तो आप सारा कुछ हमको बताना पड़ेगा। तो आप इस तरह से ध्यान दीजिए, जब शुरू में फिजिकल केमिस्ट्री में लेंगे क्लास तो ये सब सारा कुछ हम बता देंगे। उसमें लेते हैं 2-3 दिन तक क्लास, सारा कुछ बताते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट सारा कुछ जो भी फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। शुरू में नहीं टच करवाइए, जनरली शुरू में क्या होता है, वेपर प्रेशर नहीं के बराबर बनता है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ सीख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे स्टूडेंट से यही कहना है, ये जो वीडियो लेक्चर आपको अभी अभी वेपर प्रेशर पर दिए हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। क्या सीखने के लिए, सॉल्यूशन का सारा टॉपिक, चाहे वो रॉल्स लॉ रहे, चाहे क्या रहे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहे। तो स्टूडेंट्स, अगला वीडियो लेक्चर जो है वो आपको रॉल्स लॉ पर देंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रॉल्स लॉ, जो आप लोग भी जान रहे होंगे। तो हर 2 से 3 दिन पर दे ही रहे हैं वीडियो लेक्चर, तो इस तरह से देंगे।